हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है साहिल स्टार और आज है हमारा थर्ड सेशन बायोलॉजी रिवीजन नोट्स के ऊपर और ये है सेकंड पार्ट सेल पार्ट का। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी और इम्पोर्टेंट भी उतनी ही होगी क्योंकि सेल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है सेल वॉल के बारे में पढ़ दिया था। अब हम जानेंगे कोशिका झिल्ली से हम आगे का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोशिका झिल्ली के नाम बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो कोशिका झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसको सिलेक्टिव सेल भी बोलते हैं। सिलेक्टिव सेल के साथ साथ इसको चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं और इन चार नाम के साथ साथ इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। तो ये हो गए इसके नाम। अब ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली जो ये थी कोशिका भी थी, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती थी। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सिलेक्टिव सेल होती है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। यह फास्ट फोलिपिड की बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये फास्ट फोलिपिड की बनी होती है। वो अलग अलग जो ये थी सेल वॉल, ये अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग नाम से थी, मतलब अलग अलग चीजों से बनी हुई थी। यहाँ पर ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है तो एक ही से बनी होती है। ये फास्ट फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, कार्य क्या होता है, इसका वर्क क्या, फंक्शन क्या है? तो कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। कोशिका की चीज अंदर कोई आएगी और कोशिका के बाहर क्या चीज जाएगी, ये उन चीजों को सिलेक्ट करती है, तो उनका चयन करती है। इसलिए इसको चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं। सिलेक्ट करती है इसलिए सिलेक्टिव सेल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और चयनात्मक झिल्ली को इंग्लिश में सिलेक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इस सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो शब्द दिया, टर्म दी, ये दी थी क्रेमर और जोगली ने। जो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन टर्म दी थी क्रेमर और जोगली ने। और इसको सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो टर्म दी थी, यह दी थी जेकी पोलेवे ने यो इसको नाम दिया था। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मॉडल होता है, मॉडल को बोलते हैं तरल संयोजक मॉडल, फ्लूइड मोजिक मॉडल बोलते हैं। तरल संयोजक मॉडल या फिर फ्लूइड मोजिक मॉडल बोलते हैं, जिसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने तरल संयोजक मॉडल दिया, जिसको इंग्लिश में फ्लूइड मोजिक मॉडल बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन पर है। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा झिल्ली, जो ये टर्म दी गई, प्लाज्मा झिल्ली टर्म दी गई, ये जेकी पोलेवे ने दी थी। और सेल मेम्ब्रेन जो टर्म दी थी वो क्रेमर जेगली ने दी थी। इसका कार्य है कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करेगी। फास्ट फोलिपिड की बनी होती है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सिलेक्टिव सेल बोलते हैं, चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं। तो ये हो गए सेल मेम्ब्रेन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पर, एक और इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज की थी कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, जो शब्द है, वो दिया बेंडा ने। इसको बायोप्लास्ट नाम दिया अल्टमैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर तीन साइंटिस्ट आ गए जो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आराम से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की कोलिकर ने, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया बेंडा ने, और जो इसको बायोप्लास्ट नाम दिया वो अल्टमैन ने बायोप्लास्ट नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया और खोज इसकी करी कोलिकर ने। इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी कहते हैं और सूत्रकणिका भी कहते हैं। यह है दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है या फिर इसके बाहर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर उंगली नुमा संरचना होती है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है क्रिस्टी क्या है, या फिर क्रिस्टी किस सेल ऑर्गेनल में पाई जाती है। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल तो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्रिस्टी क्या है, तो उंगली नुमा संरचना है क्रिस्टी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। और इसके अंदर एक तरल होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है एक तरल पदार्थ जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। सेम चीज क्रिस्टी की तरह ही ये भी क्वेश्चन बनेगा कि मैट्रिक्स क्या है और ये किस सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है। तो हम क्या बोल देंगे कि मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। इसके पास स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के बारे में हमने कहा पढ़ा था, राइबोसोम के बारे में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कि दोनों में पाया जाता है।
यूकैरियोटिक सेल में ये बड़ा वाला पाया जाता है, 80s वाले पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70s वाले पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70s वाले पाए जाते हैं राइबोसोम, और डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर एटीपी बनते हैं, इसके अंदर एटीपी बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं। तो काफी बहुत सारे पॉइंट हो गए इसके, एक बार फिर से यहीं से रिवाइज कर लेते हैं कि खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की कोलिकर ने, शब्द को दिया था बेंडा ने, इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था आल्टमैन ने, इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं। दोहरी झिल्ली कोशिकांक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोहरी झिल्ली कोशिकांक कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी होती है अंगुलीनुमा संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, एक तरल पदार्थ है। स्वयं का डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम 70s वाले होते हैं, इसके अंदर एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ और पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे की तरफ, वहां पे एक बार चलते हैं और कंप्लीट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमने पेज टर्न कर लिया है और हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो एटीपी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटोन्यूसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एंटोन्यूसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा इकाई बोलते हैं एटीपी को, और कोशिका ऊर्जा सिक्का बोलते हैं एटीपी को। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा इकाई या ऊर्जा सिक्का एनर्जी यूनिट ऑफ सेल, ये एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, तो एटीपी को बोलते हैं एंटीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कोशिका की ऊर्जा इकाई या कोशिका का ऊर्जा सिक्का। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये थोड़ा सा इसके 2 पॉइंट बाकी, इसको कंप्लीट कर देते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अब इसके अंदर एटीपी बनते हैं, तो और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। इनके राइबोसोम 70s वाले होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम हम पीछे पढ़ चुके ही हैं कि इनके राइबोसोम 70s वाले होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्या कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। तो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो 3-4 नाम हो गए इसके, 3-4 नाम तो जैसे बायोप्लास्ट हो गया, सूत्रकणिका हो गया, और पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, 3 नाम हो गए, और माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम है ही, तो मतलब 3-4 नाम हो गए इसके भी सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में, केंद्रक भी बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं, और इसको केंद्रक भी बोलते हैं, केंद्रक भी कहलाता है ये पॉइंट में। ठीक है, जंतु कोश का सबसे बड़ा भाग या कोशिकांग होता है, जो एनिमल सेल होती है उसका सबसे बड़ा भाग है न्यूक्लियस, या फिर बड़ा भाग या कोशिकांग, यानी सेल ऑर्गेनल है जंतु कोशिका का। खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की 1831 में। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यह भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। यह कोशिका का मस्तिष्क मास्टर कहलाता है, तो सेंटर में होता है और दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, तो कोशिका मास्टर कहलाता है। कोशिका का मास्टर या मस्तिष्क कहलाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, या फिर मास्टर ऑफ द सेल कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। यह केंद्रक कहलाता है। तो ये मैंने बता ही दिया था कि इसे केंद्रक भी बोलते हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक में होती है। तो जो सेल डिवीजन होता है ना, कोशिका विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होता है वो नाभिक से शुरू होता है, न्यूक्लियस से शुरू होता है। ठीक है, या फिर इसी में होता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक की जो स्टडी है वह क्या कहलाएगी, कैरियोलॉजी कहलाएगी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे कैरियोलॉजी। ठीक है, इसकी झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब केंद्रक की झिल्ली को तो केंद्रक झिल्ली कहेंगे ही। ठीक है, इसके अंदर धागे के समान संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसके अंदर धागे के समान संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। पिछले वाले में जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे वहां था क्रिस्टी क्या थी, उंगली नुमा संरचना थी, और यहाँ पर धागे के समान संरचना है जो जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आरएनए व डीएनए पाए जाते हैं। पिछले वाले में डीएनए मिलते थे, यहाँ पर आरएनए भी मिलते हैं। ठीक है, आरएनए के बारे में हमने कोई बात नहीं की है, डीएनए के बारे में हमने कोई बात नहीं की है, लेकिन हमें ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें आरएनए व डीएनए मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में केवल डीएनए मिलते हैं, राइबोसोम मिलते हैं और एटीपी बनते हैं। ये चीज बात याद रखने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, रिक्तिका वैक्यूल। ठीक है, रिक्तिका वैक्यूल, इसको रसदानी भी बोलते हैं। रिक्तिका वैक्यूल को रसदानी भी बोलते हैं। खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। ये पादप कोशिका में पाई जाती है। रिक्तिका जो पादप कोशिका में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो ये यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है कि पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका का सफेद दाब बनाती है, ट्रगर प्रेशर बनाती है। कोशिका का सफेद दाब बनाती है कौन सी कोशिका का, पादप कोशिका का। और पादप कोशिका में क्या मिलती है, रिक्तिका वैक्यूल, इसे रसदानी भी बोलते हैं। खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग वैक्यूल, या फिर
सेल जो प्लांट सेल है उसका सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल पूछे तो भी वैक्यूल ही है, रसदानी बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, रिक्तिका भित्ति को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की जो भित्ति होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में भरे द्रव को कोषारस कहते हैं। रिक्तिका में भरे द्रव को कोषारस कहते हैं, सेल सोप कहते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे थोड़ा सा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो रिक्तिका या वैक्यूल या रसदानी जो है उसमें जो तरल होता है उसको हम कोषारस बोलते हैं। ठीक है, सेल सोप बोलते हैं। तो एक बार रिक्तिका दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो खोज की थी रिक्तिका की यानी कि वैक्यूल की ल्यूवेनहॉक ने की थी, पादप कोशिका में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, जंतु कोशिका में नहीं होती। कोशिका का सिफिटे दाब बनाती है, कोशिका का सिफिटे दाब बनाती है। ठीक है, पादप कोशिका सबसे बड़ा भाग या कोशिका होता है। एक्स्ट्रा फूड एंड फ्यूल यही स्टोर होता है। एक्स्ट्रा फूड, जब हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो यही स्टोर होता है, इसलिए कोशिका का सिफिटे दाब बोलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फूड एंड फ्यूल यही स्टोर होता है। ठीक है, और रिक्तिका की जो भित्ति होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और रिक्तिका में भरे द्रव को कोषारस या सेल सोप कहते हैं। तो ये हो गया रिक्तिका, वैक्यूल या फिर रसदानी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक सेकेंड, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं, और हिंदी में भी क्लोरोप्लास्ट ही बोलते हैं। सॉरी, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये हिंदी में लिखा गया क्लोरोप्लास्ट है, और हिंदी में इसका मतलब होता है हरित लवक। ठीक है, इसके अंदर भी आरएनए व डीएनए होते हैं। तो एज सेम एज न्यूक्लियस की तरह है, इसके अंदर आरएनए डीएनए होते हैं, और राइबोसोम भी होते हैं। न्यूक्लियस में राइबोसोम नहीं होते। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या फर्क होगा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होते हैं, आरएनए नहीं होते। ठीक है, ये डिफरेंस है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, दो चीजें हो गई, दो चीजों में डिफरेंस बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होते हैं, आरएनए नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आरएनए भी है, डीएनए भी है, तो ये वाला पॉइंट हो गया न्यूक्लियस से मिलता जुलता। और राइबोसोम होते हैं इसमें 70S वाले, तो ये वाला पॉइंट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता, उसमें भी राइबोसोम होते हैं 70S वाले ही। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इसकी खोज की थी शिम्पर ने, खोज की थी शिम्पर वैज्ञानिक थे। ये लवक का भाग होते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ प्लास्टिड होते हैं, ये लवक का भाग होते हैं, तो लवक को प्लास्टिड बोलते हैं। दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह और न्यूक्लियस की तरह यह भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। संरचना दो प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, ग्रेनम से और स्ट्रोमा से। ग्रेनम और स्ट्रोमा पूछ लेते हैं कि किस चीज के भाग है, तो क्लोरोप्लास्ट के या फिर हरित लवक के भाग है ग्रेनम और स्ट्रोमा। पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो एज सिंपल एज दैट ये न्यूक्लियस की तरह ही पादप कोशिका में सॉरी न्यूक्लियस तो मैंने गलत बोल दिया, जो वैक्यूल है, वैक्यूल यानी रिक्तिका, उसकी तरह ही ये भी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, और पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं इसी को, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो वहां पर ये देख लेना इंपॉर्टेंट है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा जाए कि तो वो कौन सी सेल की बात कर रहा है, एनिमल सेल की बात कर रहा है या फिर प्लांट सेल की बात कर रहा है। अगर सिंपल क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोलते हैं, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया लगाएंगे। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि पादप कोशिका का पावर हाउस क्या है, ऊर्जा घर क्या है, तो हमें क्लोरोप्लास्ट लगाना पड़ेगा। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो खाना बनेगा, एनर्जी बनेगी, और एनर्जी को हम एटीपी में मानते हैं, मतलब कि मापते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसको क्लोरोप्लास्ट को ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। इसके अंदर एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसे पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। इसके अंदर एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसे पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को। खोज की थी शिम्पर ने। ये लवक का भाग होते हैं, पार्ट ऑफ प्लास्टिड है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, संरचना दो चीजों से मिलकर बनी होती है, ग्रेनम और स्ट्रोमा। पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और इन्हीं को पावर हाउस ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने में हेल्पफुल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल है, या फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अंदर एक वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक होता है, जिसे वर्णक को पिगमेंट बोलते हैं, जिसे पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के अंदर ही मैग्नीशियम होता है, राइबोसोम 70S वाले होते हैं, आरएनए व डीएनए होता है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, राइबोसोम। ये राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम हमने बहुत ज्यादा बार पढ़ लिया, लेकिन अब हम इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे।
जो राइबोसोम है उसकी खोज की थी जॉर्ज प्लाडे ने। जॉर्ज प्लाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। जो राइबोसोम है ना वो प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। कोशिकांगों में कोशिकांग भी कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। कोशिकांगों में कोशिकांग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिकांगों में कोशिकांग? क्योंकि सभी जगह मतलब मिल जाता है मोस्टली चीजों में, मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स में, यानी कि मोस्टली कोशिकांग में मिल जाता है। जैसे राइबोसोम में हम पढ़ के आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ के आए हैं कि वहां पर राइबोसोम होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में पढ़ के आए हैं कि वहां पर राइबोसोम होते हैं। तो इस रीजन से कि ये और भी सेल ऑर्गेनल्स में मिलता है, इसलिए इसे कोशिकांग भी कहते हैं। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम, इसलिए ये कहीं भी चला जाता है। तुम इस बात से भी कनेक्ट कर सकते हो कि ये भी समझ सकते हो कि जो राइबोसोम है सबसे छोटा पार्ट है सेल का, इसलिए कहीं भी मिलता है, और इसी कारण से इसे कोशिकांग बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और खोज की थी जॉर्ज प्लाडे ने। प्रोटीन से तुम याद रखना, प्रोटीन से प्लाडे याद आ जाएगा तो सामने जॉर्ज भी याद आ जाएगा, ठीक है। दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 80S वाले राइबोसोम कहाँ मिले थे हमें? हम मिले थे यूकैरियोटिक कोशिका में। और 70S वाले कहाँ मिले थे हमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिले थे, और माइटोकॉन्ड्रिया में मिले थे, और मिले थे क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये 70S वाले या फिर 80S वाले जब ये राइबोसोम बनते हैं ना, तो 50 और 30 के रेशो में बनते हैं कि 50S बनेंगे और 30S बनेंगे। और जब ये मिलेंगे ना आपस में, 70S बनेंगे वापस 50 से 70S 30 करके, तो 10% की जो इनकी जो एनर्जी है वो इस केमिकल रिएक्शन में, एक प्रकार के रिएक्शन में जो लॉस हो जाती है, तो ये 70S वाले बनते हैं। तो इसकी सब यूनिट पूछ लेता है कि 70S की सब यूनिट क्या है, तो आपको 50-20 नहीं लगाना, 50-30 लगाना है, 50-30 50-30 लगाना है, ठीक है। सेम है, जब 80 वाले बनते हैं तो 60 और 40 बनता है, 20 का यहाँ पर लॉस हो जाता है। और जो यहाँ पर एस का मतलब होता है, इसको बोलते हैं सैड वर्ग। एस का मतलब होता है यहाँ पर साइड वर्ग। तो ये होगा राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज प्लाडे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, कोशिकांगों में कोशिकांग बोलते हैं, और सबसे छोटा कोशिकांग है ये। और 70S वाले बनते हैं तो 50 और 30 वाले बनते हैं, 80S वाले बनते हैं तो 60 और 40 वाले बनते हैं, और एस होता है उसको साइड वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब है तार केंद्र सेंट्रोइल। ये है तार केंद्र सेंट्रोइल, खोज की थी बाबेरी ने। तार केंद्र जिसको हम सेंट्रोइल बोलते हैं, उसकी खोज की थी बोबेरी ने खोज की थी। जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसकी संरचना छड़नुमा होती है। ये कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। वैसे ये वाला जो सेल ऑर्गेनल है थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन तार केंद्र शब्द को देखकर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने लिख लिया था। तार केंद्र को बोलते हैं सेंट्रोइल, खोज की थी बोबेरी ने। जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसकी संरचना छड़नुमा होती है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तो ऐसे आ सकता है एज ए क्वेश्चन के रूप में ये कि किसकी संरचना छड़नुमा होती है और जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तो तार केंद्र लिख देंगे, आंसर करेंगे, या फिर सेंट्रोइल आंसर करेंगे। तार केंद्र को इंग्लिश में सेंट्रोइल बोलते हैं, ठीक है। अब है लाइसोसोम। राइबोसोम में और लाइसोसोम में, ये है लाइसोसोम। तो राइबोसोम में, जो राइबोसोम हमने ऊपर पढ़ा, और लाइसोसोम में काफी कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। खोज की थी डीवी दुवे ने, ठीक है। अन्य नाम क्या? आत्मघाती थैली बोलते हैं, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, कोशिका का आत्मघाती थैली बोलते हैं, पाचक थैली बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे याद पूरी स्टेटमेंट ऐसे बनेगी कि जो लाइसोसोम है इसके अन्य नाम बताओ, या फिर पूछे कोई, या फिर एग्जाम में आए तो लाइसोसोम के अन्य नाम है, पहले तो ये याद करेंगे, आत्मघाती थैली, पाचक थैली, एटम बम, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, और एटम बम। तो एटम बम को एटम बम ही बोलेंगे। अब ये भी आता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली क्या है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है, यानी कौन सा कोशिकांग है, तो लाइसोसोम। और कोशिका की पाचक थैली कौन सी है, तो लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम कौन सा सेल ऑर्गेनल है, कौन सा कोशिकांग है, तो लाइसोसोम, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो एक बार फिर से लाइसोसोम जो है इसको किसकी खोज की थी? डी दुवे ने। आत्मघाती थैली बोलते हैं, पाचक थैली बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे आत्मघाती थैली को सुसाइडल बैग, पाचक थैली को डाइजेस्टिव बैग, लाइसोसोम, ठीक है। डीवी दुवे ने इसकी खोज की थी। इसके अंदर अपघटनीय विकार होते हैं, एसिड होते हैं, एसिड, हाइड्रोलेज एसिड होता है इसके अंदर। अपघटनीय विकार में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोलेज एसिड होता है, जिसका पीएच मान 4 से 5 के बीच होता है। एसिड होगा तो पीएच मान 4 से 5 होगा, सिंपल बात है। जब नहीं, सॉरी यहाँ मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान, अगर आप एसिड काउंट कर रहे हो कि एसिड कैसे पता लगाएंगे कि एसिड क्या है, तो 1 से 7
1 से 7 तक है, 1 सेकंड को, 1 से 7 यहाँ पर लिखते हैं। 1 से 7 अगर कोई चीज है, 1 से 7 लगा लो तुम, तो वो एसिड है। किसी का पीएच मान अगर ये आ रहा है तो अगर 7 आ जाएगी तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। और 7 से 14 आ जाएगी तो 7 से 14 आ जाएगी तो वो बेस है। ऐसे होता है ये चीजें, पीएच वैल्यू से संबंधित ये चीजें। अगर 1 से 7 है तो एसिड, 7 है तो न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं इसको, उदासीन, न्यूट्रल को उदासीन बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। और 7 से 14 में आएगी क्षार, क्षार को बोलते हैं, बेस को बोलते हैं क्षार, और एसिड को बोलते हैं अम्ल, ठीक है, अम्ल। अब जितनी ये 1 के करीब होती जाएगी, जैसे 7 से 6 आएगी तो 7 से 6 के जैसे पास आएगी, 7 से 6 आएगी या फिर 5 आएगी, तो उसने ये अम्ल स्ट्रोंग होता जाएगा, अम्ल स्ट्रोंग होता जाएगा, ठीक है। और इसमें उल्टा होता है, जितनी भी ये 7 से दूर होती जाएगी, 7 से दूर होती जाएगी, 8, 9, 10 ऐसे होती जाएगी ना, तो क्या होता जाएगा, ये वीक होते जाएंगे, तो वीक बेस होते जाएंगे, वीक बेस, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये अधिक मात्रा में बन जाते हैं, या से इनका पीएच मान, जो अपघटनीय विकार होते हैं, इनका पीएच मान 4 से 5 के बीच होता है। जब ये अधिक मात्रा में बन जाते हैं तो ये विकार लाइसोसोम से बाहर आकर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अब जैसे कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम को कैसे माने, जैसे कि लाइसोसोम है तो लाइसोसोम सर्कल में मान लेते हैं, जैसे कि लाइसोसोम सर्कल है, लाइसोसोम ऐसे सर्कल के रूप में मान लेते हैं कि ऐसे सर्कल के रूप में होता है। अब लाइसोसोम के जो अंदर अपघटनीय विकारक है वो लाइसोसोम में रहे तो वो काम करेंगे अपना, और अच्छे से काम करेंगे, जिससे कि सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो सर्कल को तोड़ के बाहर निकल आएंगे तब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम यहीं पे बात होती है, जब ये अधिक मात्रा में बन जाते हैं और वे विकार लाइसोसोम से बाहर निकल आते हैं, तो जैसे कि लाइसोसोम का सर्कल तोड़ के जब वे बाहर निकल आएंगे तो वो कोशिका को नष्ट कर देंगे, क्योंकि एसिडिक है और एसिड कोशिका को नष्ट कर देगा जब वो लिमिट में नहीं रहेगा, ठीक है। और इसका निर्माण गोल्जी काय की वजह से होता है, इसका निर्माण होता है लाइसोसोम का गोल्जी काय की वजह से होता है, ये एक बात याद रखने के लिए है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं, पाचक थैली बोलते हैं, एटम बम भी बोलते हैं। अपघटनीय विकार मिलते हैं, आपको सुनिए आता है कि अपघटनीय विकार कहाँ मिलते हैं, तो लाइसोसोम में मिलते हैं, जिनका पीएच मान 4 से 5 होता है। और ये पूछ लेता है कि अपघटनीय विकार कौन से हैं, तो एसिड हाइड्रोलेज है, तो हाइड्रोलेज एसिड होता है जो अपघटनीय विकार में शामिल होता है। इनकी पीएच वैल्यू 4 से 5 होती है। जब ये लाइसोसोम से बाहर निकल आते हैं तो ये कोशिका से बाहर आने, लाइसोसोम से बाहर आने पर ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आत्मघाती थैली होते हैं कि खुद की कोशिका को ये खत्म कर लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। लाइसोसोम खोज की थी डी दुवे ने, अन्य नाम क्या है, आत्मघाती थैली, पाचक थैली, एटम बम। ये भी बोल देते हैं कि कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका का पाचक थैली या फिर कोशिका का एटम बम, तो लाइसोसोम आंसर उत्तर देंगे। इसके अंदर क्या होता है, अपघटनीय विकार होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू, अपघटनीय विकारकों की पीएच वैल्यू होते हैं 4 से 5। जब ये अधिक मात्रा में बन जाएंगे लाइसोसोम, अपघटनीय विकार बन जाएंगे अधिक मात्रा में, तो ये लाइसोसोम को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर लाइसोसोम से बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही लाइसोसोम से बाहर आएंगे तो ये पूरी सेल होती है उसमें गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं या फिर उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस रीजन से इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काय में, ठीक है। तो अब है गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी काय है उसी को गोल्जी बॉडी बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे गोल्जी काय। खोज की थी कैमिलो गोल्गी ने, गोल्गी बोल देते हैं कभी कहीं गोल्जी भी बोल देते हैं, तो गोल्गी काय या गोल्जी काय, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका, डाकघर, पोस्ट ऑफिस बोल देते हैं गोल्गी काय को, यातायात प्रबंधक बोल देते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, और लिप्नोकाइंड्रिया भी बोल देते हैं, लिपोकोनोकाइंड्रिया भी बोल देते हैं। तो गोल्गी बॉडी के अन्य नाम है डाकघर, यातायात प्रबंधक और लिप्नोकाइंड्रिया। पौधे में से डिक्टोयोसोम कहते हैं, पौधों में से डिक्टोयोसम, मतलब कि ये बात है कि एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, यानी कि पौधे पादप कोशिका में पाया जाता है, और पादप कोशिका में से बोलते हैं डिक्टोसोम कहते हैं, ठीक है। कार्य क्या होता है, संवेष्टित, पैकिंग करना, संग्रहण करना, इकट्ठा करना, बंडल बनाना या फिर पैक करना। ऐसे नाम आ जाते हैं इसके कि गोल्जी काय का नाम क्या है, तो पैकिंग करना, संग्रहण करना, बंडल बनाना, पैक करना। पोस्ट ऑफिस बोल देते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं गोल्गी काय को, यातायात प्रबंधक बोलते हैं, और लिप्नोकाइंड्रिया बोलते हैं। जो गोल्गी काय है ये जो चीजों को ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है तो ये पैकेट बनाता है चीजों के, किसी भी चीज के, और जैसे एटीपी के पैकेट बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एटीपी के पैकेट बनाएगा ये, एटीपी के पैकेट में 100 एटीपी होंगे, उसको लेके जाएगा। कुछ और जैसे आरएनए डीएनए है तो उनको लेके जाएगा, इसलिए उसको यातायात प्रबंधक बोल देते हैं, और पोस्ट ऑफिस भी बोल देते हैं, और लिप्नोकाइंड्रिया भी बोल देते हैं।
तो ये है गोल्गी कॉइल। तो हमने तकरीबन 2.5 पेज पढ़ लिया है और ये है सेल का सेकंड पार्ट। और नेक्स्ट बार हम सेल को खत्म कर लेंगे। यहाँ पर सेल खत्म हो जाता है, तीसरे पार्ट में हम सेल को खत्म कर लेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हुई होगी क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जिसको नेक्स्ट पार्ट में हम खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सेल बायोलॉजी के उसको पढ़ेंगे। सॉरी, सेल बायोलॉजी के नहीं, बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। और हाँ, इनको लेके तुम्हें कमेंट्स क्वेश्चन बन सकते हैं कंफ्यूजन दूर करने के। कंफ्यूजन दूर करने के लिए तुम डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तुम कमेंट करके, अगर तुम्हें डाउट आया तो तुम कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।